आज एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं और ये अगर हमारे कंट्रोल में नहीं रहा तो पूरा का पूरा बिजनेस डूब सकता है। आपको कभी कभी लगता होगा माल तो चला गया पर पैसे नहीं आए। जी हां, माल चला गया, पैसे नहीं आए। सेल्स हो गई और पैसे अकाउंट्स रिसीवेबल में खड़े हैं, और सेल्स हो गई उस कारण से प्रॉफिट भी बुक हो जाता है और उसको टैक्स देना पड़ता है और पैसा अभी तक आया नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है अकाउंट्स रिसीवेबल की हमारे बिजनेस में, और आज उसको किस तरीके से जड़ से आप नष्ट कर सकते हो, किस तरीके से उसको आप बेसिक लेवल पे करेक्ट कर सकते हो, उसके बारे में बात करेंगे। प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कोई भी चीज जब प्रोसेस के थ्रू जाती है तो ऑटोमेटिकली उसका रिजल्ट बेटर होता है। दोस्तों, कोई भी पैसे का चेक लिख सकता है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप चेक लिख के दे सकते हो, अगर आपके पास माल है तो आप माल दे सकते हो, पर पैसे वापस निकालना, पैसे कस्टमर से निकाल के लाना ही सबसे बड़ी मुश्किलात का काम है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जब आप पैसा या माल देते हैं तो आपका जो कस्टमर है जिसको आप पैसा या माल दे रहे हैं उसके बारे में आपको हर चीज पता होनी चाहिए। अब हर चीज से मतलब क्या होगा, उसके मैं स्टेप्स आपको बताऊंगा। हमारे यहां क्या होता है, आपको फोन आता है अपने फ्रेंड का, वो फोन फ्रेंड करता है, यार जल्दी कर, मेरे शॉप में ना माल नहीं है और ग्राहक सर पे खड़ा, तू फटाफट माल भेज दे, मैं तेरे को कल पैसे दे दूंगा। बहुत बढ़िया जी, आपको लगता है अरे वाह, उसकी दुकान पे ग्राहक खड़ा है, हमारा माल चला जाएगा, कल पैसे आ जाएंगे, दोस्त है हमारा। फिर वो माल चला जाता है और अगले दिन आप उसको फोन करते हो सुबह, अगले दिन फोन उसका जूनियर उठाता है, सर कहाँ है? हाँ जी सर, नहा रहे हैं। अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम। फिर आप 3-4 घंटे बाद फिर से फोन करते हो तो बोलते हो सर कहाँ है? वो सोने चले गए। सर कहाँ है? सर दूसरी मीटिंग में है। भाई उन्होंने कहा था मेरे पैसे दे दूंगा, सर मैं उनको याद करा दूंगा। तो इस तरीके से आपकी बात चलती रहती है और आप अपने दोस्त तक ही नहीं पहुंच पाते हो। ये प्रॉब्लम आपके साथ हुई है ना? आप मुस्कुरा रहे हैं पर ये प्रॉब्लम आपके साथ हमेशा होती है। तो दोस्तों, फ्रेंडली टर्म्स में बिजनेस करने में बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, इसलिए बेसिक डॉक्यूमेंटेशन हमें करनी चाहिए। हमें प्रॉपर परचेज ऑर्डर लेना चाहिए और परचेज ऑर्डर लेके ही माल भेजना चाहिए, और एक क्रेडिट पॉलिसी होनी चाहिए। तो दोस्ती यारी में आप फोन पे काम ना कीजिएगा, फोन पे काम कीजिए पर डॉक्यूमेंटेशन पहले मंगवा लीजिए। बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन सिर्फ 5 या 10 मिनट का काम होता है। कोई भी बिजनेस का एक सबसे इंपॉर्टेंट अंग होता है, वो है क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, या तो आप उधार लेते हैं या आप उधार देते हैं मार्केट में। कभी कभी आप माल बेच देते हैं और उधार आपको देना पड़ता है अपने कस्टमर को, ताकि वो आपको बाद में आराम से पैसा दे सके। अब हमारे फाइनेंस में कहते हैं देयर आर नो फ्री लंचेस इन द वर्ल्ड। कोई भी चीज फ्री की नहीं होती। तो आप क्या करते हैं, जो प्राइस होता है वो थोड़ा बढ़ा देते हैं अगर क्रेडिट पीरियड आपको ज्यादा देना पड़ता है। पर आपको क्रेडिट पीरियड देने के रूल्स बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको रूल्स ये बनाने पड़ेंगे कि मैं किस प्रकार का किसको क्रेडिट दे सकता हूं। तो आज की जो मेरी वीडियो है उसको मैंने प्रॉब्लम्स, एग्जाम्पल्स और सॉल्यूशंस के साथ लिंक किया है। 3 चीजों के बारे में मैं बात करूंगा। तो पहली चीज है प्रॉब्लम्स, कि अगर आप उधार दे देते हैं, आप माल तो दे देते हैं पर पैसा नहीं लेते, तो उसमें आपके साथ क्या प्रॉब्लम आ सकती है और उसके क्या नुकसान होते हैं। तो पहला नुकसान होता है कॉस्ट ऑफ कैरी। कॉस्ट ऑफ कैरी का मतलब होता है कि आपको जो माल आपने दे दिया है और आपको पैसा नहीं आया, तो आपको अपने सप्लायर को पेमेंट करने के लिए फिर लोन पे पैसा लेना पड़ जाता है, और वो लोन का ब्याज आपको चुकाना पड़ता है। तो क्योंकि वो लोन का ब्याज आप चुका रहे हो और जबकि आपको पैसे मिल जाने चाहिए थे, तो ये आपका नुकसान हो जाता है। इसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैरी। तो आप पे ब्याज का डंडा पड़ जाता है। ये हो गई प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर 2 क्या हो गई, आपको लोग रखने पड़ेंगे अपनी कंपनी में। किस काम के लिए रखने पड़ेंगे, सर आपने अभी तक पैसा नहीं दिया, 7 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, अभी तक पैसा नहीं दिया। आपने बोला था कल दे दूंगा, आपने बोला था परसों दे दूंगा, आपने बोला था अभी के अभी दे दूंगा, आपने बोला था चेक कलेक्ट कर लो, आपने बोला था चेक बस साइन होने जा रहा है। हर तरह के फॉलोअप्स के लिए आपको लोग रखने पड़ेंगे, उनकी सैलरी को फैक्टर करना पड़ेगा। तो रिकवरी करते वक्त ये तो प्रॉब्लम आएगी कि आप पे ब्याज का जोर आएगा, पर यह भी प्रॉब्लम आएगी कि आप पे सैलरीज का भी जोर आएगा, क्योंकि आपको लोग रखने पड़ेंगे वो पैसा रिकवर करने के लिए। फिर तीसरी कॉस्ट आएगी, क्योंकि वो लोग रखने पड़ेंगे तो ऑफिस में आपको स्पेस खड़ी करनी पड़ेगी, ऑफिस में आपको उनको फोन्स देने पड़ेंगे, इंटरनेट देना पड़ेगा, उनके अलाउंसेस देने पड़ेंगे, हर तरह की चीज देनी पड़ेगी। चौथी प्रॉब्लम है कि आपको एक बंदा रनर रखना पड़ेगा जो बार बार जाके उनके ऑफिस में बैठ जाएगा और वो बैठ के वहां बैठा रहेगा कि मेरे पैसे दे दो, मेरे पैसे दे दो, मेरे पैसे दे दो। उसकी भी सैलरी पेयर करनी पड़ेगी आपको। और 5वीं और मेन प्रॉब्लम यह है कि कल को उसने पैसा ही नहीं दिया तो, कल को अगर वो डिफॉल्ट मार गया तो
तो दोस्तों ये 5 प्रॉब्लम्स हैं जो आपको टैकल करनी है। हम ये नहीं कह रहे कि आपको आगे माल क्रेडिट पे नहीं देना, क्रेडिट पे देना है क्योंकि बिजनेस का उसूल है क्रेडिट पे माल देना, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्रेडिट पे ही माल दे दें और बिना सोचे समझे दे दें। मेरी जो पिछली वीडियो थी इन्वेंट्री के ऊपर, उसी में से जो मैंने 6 कंपनियों का नाम लिया था, मैं उन्हीं का एग्जाम्पल फिर से एक बार आपको देता हूं। ये सारी 6 कंपनीज आपके सामने हैं, उनका एनुअल टर्नओवर आपके सामने है। जिस तरीके से अगर आपको याद होगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो था और डेज इन इन्वेंट्री था, उसी प्रकार से एक और रेशियो होता है अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर और दूसरा होता है डेज ऑफ क्रेडिट, कि कितने दिन आपने क्रेडिट देके रखा है। तो ये इनके गोल्डन रेशियोज हैं जो आपको याद करने होंगे। आपके सामने ये सारी कंपनीज के गोल्डन रेशियोज आ गए। आप देख लीजिए डीमार्ट और वी मार्ट, फिर से देखिए डीमार्ट और वी मार्ट में लगभग 0 अकाउंट्स रिसीवेबल है। वो क्यों है? क्योंकि आप वी मार्ट में जाते हैं, अपनी शॉपिंग करते हैं और इमीडिएटली पैसे दे देते हैं। उसमें वो ये नहीं कहते कि आप 30 दिन बाद पैसे देना, 60 दिन बाद पैसे देना, 90 दिन बाद पैसे देना। आप इमीडिएटली आप अपना पैसा उनको, कस्टमर जो है वी मार्ट और डी मार्ट को दे देता है। तो बिल्कुल बहुत छोटा सा अमाउंट ही है इनका जो आउटस्टैंडिंग रहता है, इसलिए इनका अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर का रेशियो बहुत ज्यादा रहता है और डेज मतलब कितने दिन की उधारी करी हुई है वो बहुत कम रहता है। अब हम आते हैं महिंद्रा और मारुति में। आप देखेंगे महिंद्रा और मारुति में कि अकाउंट्स रिसीवेबल थोड़ा ज्यादा है। अब अकाउंट्स रिसीवेबल ज्यादा क्यों है? क्योंकि महिंद्रा अपना जो शोरूम होता है, जो फ्रेंचाइजी होता है, उसको गाड़ी दे देता है पर पूरे पैसे नहीं लेता। अब वो गाड़ी का फ्रेंचाइजी बाद में गाड़ी बेचेगा और बेचने के बाद फिर महिंद्रा को पैसे देगा। अगर आप मारुति का अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो देखें तो वो है 37 और अगर आप महिंद्रा का अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो देखें तो वो है 14। इसका मतलब यह है कि मारुति जो है वो सिर्फ 10 दिन की उधारी दे रहा है मार्केट में और महिंद्रा जो है वो 26 दिन की दे रहा है। तो इन 10 दिनों के लिए और इन 26 दिनों के लिए मारुति और महिंद्रा का पैसा ब्लॉक हो जाता है क्योंकि उनका तो माल चला गया पर उनको अभी तक कस्टमर से पैसा आया नहीं है। आप देखेंगे जनरली अकाउंट्स रिसीवेबल उन लोगों का होता है जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि फिर वो अपने फ्रेंचाइजी को या अपने डीलर डिस्ट्रीब्यूटर या अपने रिटेलर को माल देते हैं। रिटेलर का खुद का अकाउंट्स रिसीवेबल बहुत कम होता है क्योंकि वो डायरेक्ट कस्टमर से पैसे ले लेता है। तो ये बिजनेस का नेचर होता है, उस नेचर के हिसाब से आपको बिजनेस देखना होता है। अब अगला जो एग्जांपल है वो है आईटीसी और एचयूएल का। आईटीसी का अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 12 है और वही एचयूएल का 23 है। तो मतलब आईटीसी जो है 30 दिन की उधारी कर रहा है एवरेज में और एचयूएल जो है वो सिर्फ 16 दिन की उधारी कर रहा है। मतलब एचयूएल का कैश साइकिल फास्ट है, वो फटाफट अपने पैसे निकाल पा रहा है मार्केट से, जबकि आईटीसी को थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है। तो दोस्तों इस माध्यम से आप समझ गए होंगे कि अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आपको मेंटेन करना है एज अ मैन्युफैक्चरर ज्यादा से ज्यादा, ताकि आपका जो अकाउंट्स रिसीवेबल मार्केट में खड़ा है, जो पैसा आपने देके रखा है, मतलब माल देके रखा है, पैसा नहीं आया अभी तक, वो फटाफट कम से कम समय में आपकी जेब में हो। अब दोस्तों प्रॉब्लम हमने बता दी, एग्जाम्पल भी शेयर कर लिया कि इस प्रॉब्लम के साथ क्या एग्जाम्पल होता है। अब हमें बढ़ना है सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन क्या है? 3 स्टेप प्रोसेस। द सॉल्यूशन इज अ 3 सिंपल स्टेप प्रोसेस। पहला स्टेप है एज अ कंपनी आपको पॉलिसी बनानी है। क्या बनानी है? कि मेरी कंपनी की क्रेडिट पॉलिसी क्या होगी। क्या मैं बहुत आराम से माल दे दूंगा और आराम से पैसे लूंगा, एकदम टाइट रहूंगा? जब आप आराम से माल दे देते हैं और आराम से पैसे लेते हैं, आपका बिजनेस बढ़ता है, पर उसी के साथ आपका रिस्क भी बढ़ता है। अगर आप बहुत टाइट हो जाएंगे तो आपका बिजनेस ही खत्म हो जाएगा और बिजनेस खत्म होगा तो वैसे ही कोई मतलब नहीं है बिजनेस करके। तो हमें जो है अपनी पॉलिसी बनानी है इस प्रकार से, ताकि हम थोड़ा बहुत लीनियंट भी रहें और थोड़ा स्ट्रिंजेंट भी रहें। उस पॉलिसी बनाने के लिए हमें स्टैंडर्ड्स और लिमिट्स सेट करने पड़ेंगे। इसी से मेरा दूसरा पॉइंट आता है, वो है क्रेडिट इवैल्यूएशन। मतलब मैं जिसको माल दे रहा हूं उसकी सक्षमता कितनी है मुझे पैसा देने की। देखिए ये जो है प्रॉमिस आपको किया उसने क्या प्रॉमिस किया है कि आप मुझे माल भेज दीजिए, मैं आपको 20 दिन में पैसे दे दूंगा, 30 दिन में पैसे दे दूंगा। पर प्रॉमिस करने वाले की स्ट्रेंथ क्या है? अब जब आपको मुकेश अंबानी का प्रॉमिस मिलेगा, आपको पता है जी बहुत बड़ी कंपनी है, देश का नंबर 1 ब्रांड है, वो आपको पैसे दे ही देगा। पर कोई बहुत छज्जू लाल टाइप आपको प्रॉमिस कर दे तो आपको डर लगा रहेगा कि यार क्या होगा, कल को मेरा पैसा डूब भी सकता है, इसकी दुकान डूब सकती है, पता नहीं इसने किस किस से कितना कितना उधार लेके रखा होगा, हमें कोई समझ नहीं आती। तो ये आपको टेंशन रहती है। इसे कहते हैं हम क्रेडिट इवैल्यूएशन, कि सामने वाले को, जिसको हम माल उधारी पे दे रहे हैं, उसको कितना क्रेडिट देना चाहिए और कितने समय के लिए देना चाहिए।
ये हमें पता करना है तो हमें ये 5 सीज पे काम करना पड़ेगा। पहला सी है कैरेक्टर। जी, एक आदमी का इनहेरेंट कैरेक्टर होता है। आपको लोग आके मार्केट में बोलते होंगे कि यार इसके साथ बिजनेस मत करना, ये पैसे नहीं देता। आप जब उस आदमी के पास जाओगे वो बोलेगा कि ये मेरी तो ये प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम थी, ये वेंडर ऐसा था, ये ऐसा था। आपको लगेगा वो सच बोल रहा है और आप उसके साथ बिजनेस कर बैठोगे। आप जब बिजनेस कर बैठोगे बिना सोचे समझे तो आपको बाद में पता चलेगा इसका तो कैरेक्टर ही खराब था, और क्योंकि इसका कैरेक्टर ही खराब था तो इसने आपको पैसे नहीं दिए, अब वो किसी और को चूना लगाएगा। तो ये तरीके से आपको देखना पड़ेगा कि उस पर्सन का कैरेक्टर क्या है। दोस्तों अगला जो पॉइंट है वो है कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब क्या? एक तो आपने पहले कैरेक्टर देख लिया, नियत। एक अब आप कैपेसिटी देखेंगे कि उसकी सक्षमता है कि नहीं आपको पैसा देने के लिए। अब सक्षमता देखने के लिए आपको यह देखना होगा कि उसकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा जितना भी प्रॉफिट हो रहा है वो सारा उसको भी उधारी देनी पड़ रही है और उसका भी स्टक हो गया है। थोड़ा उसके बारे में समझना पड़ेगा। जब आप ये बातें समझ जाएंगे कि वो किस प्रकार से अपना बिजनेस कर रहा है, आप ज्यादा इंफॉर्म्ड डिसीजन ले पाएंगे कि मैं कितना माल उसको दे दूं क्रेडिट पे और कितने दिन का क्रेडिट दूं। तीसरा सी जो है वो है कैपिटल। कैपिटल का मतलब उस पर्सन के पास अकाउंट में कितना बैलेंस है, उस पर्सन के पास कितना डेट है, कितनी इक्विटी है, उसकी कंपनी का इक्विटी डेट स्ट्रक्चर क्या है। ये जब आप उसकी कैपिटल को चेक करेंगे और इंडिविजुअल की कैपिटल को चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कल को वो आपको, अगर उसकी कंपनी काम नहीं कर पा रही है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो क्या पर्सनल बेसिस पे आपको पैसे वापस कर सकता है या नहीं कर सकता है। चौथा सी है कोलैटरल। कोलैटरल मतलब कि अगर उसने आपसे उधारी ले ली या उसने आपसे माल ले लिया और आपको पैसे नहीं दिए, क्या वो कोई चीज अपनी कोलैटरल रख रहा है आपके पास? क्या वो अपनी दुकान, मकान, जेवर कुछ आपके पास कोलैटरल रख पा रहा है? अगर वो कोलैटरल नहीं रख रहा तो ये बहुत बड़ा रिस्क होता है। बिना कोलैटरल के लोन आपको बहुत सोच समझ के देना होता है। आप जब माल देते हैं उधारी पे वो भी एक लोन है। और पांचवा सी है कंडीशन। कंडीशन मतलब ओवरऑल इकोनॉमी की कंडीशन क्या है। आपको मार्केट की कंडीशन समझना है। आपको पता चल रहा है कि वो रिटेलर जो है आपका माल नहीं बेच पा रहा, उसके साथ प्रॉब्लम हो गई है, इकोनॉमी की कंडीशन खराब है, माल बिक रहा नहीं है मार्केट में, तो बहुत सोच समझ के उसको उधारी देनी है। अब इन 5 सी पे जो भी आपसे माल ले रहा है उसको इवैल्यूएट कीजिए। जब आप उसको इवैल्यूएट कर लेंगे तो आप एक बहुत इंफॉर्म्ड डिसीजन ले पाएंगे कि मैं उसको कितने का माल क्रेडिट पे दे सकता हूं और कितने दिन के लिए क्रेडिट पे दे सकता हूं। अब एक और जादुई सोल्यूशन मैं आपको बताता हूं। जादुई सोल्यूशन ये है कि अगर कोई रिटेलर या आप जिसको माल बेच रहे हैं वो कहता है जी कि मैं आपको आराम से 2 महीने बाद, 3 महीने बाद पैसे दे दूंगा, तो आप एक काम कीजिए, आप उसका टाई अप एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से करा दीजिए। जी हां, आजकल मार्केट में बहुत सारी एनबीएफसीज हैं जो टाई अप कर लेती हैं। तो वो क्या करेंगी, ये सारा जो काम है 5 सी देखने का, ये एनबीएफसी अपने आप कर लेगी और एनबीएफसी उसके बिहाफ पे आपको पेमेंट कर देगी। हां, इसमें 2-3 महीने का ब्याज लग सकता है। अगर 2-3 महीने में वो आपको पैसे वापस ना कर पाता तो आपका पूरा पैसा डूब जाता, पर इस केस में आपका सिर्फ ब्याज का नुकसान हो रहा है। तो आप ये देखिए कि आप अपना जो बायर है उसका टाई अप किसी एनबीएफसी से करा दीजिए और एनबीएफसी से टाई अप कराने के बाद आप अपफ्रंट पैसे ले लीजिए। जो भी ब्याज का रकम होगी या ब्याज का जो भी इफेक्ट होगा वो आप बेयर कर सकते हैं, या वो ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि आधा आप बेयर कर ले, आधा वो बेयर कर ले, क्योंकि उसको क्रेडिट मिल रहा है। और तीसरा पॉइंट है हमारे सोल्यूशन का, वो है क्रेडिट कंट्रोल। जी हां, आपने अपनी पॉलिसी बना लिए, स्टैंडर्ड्स बना लिए, आपने ये चेक कर लिया कि मैं किन पैरामीटर्स पे कितना माल अपने कस्टमर को दूंगा और कितने दिन की उधारी दूंगा, ये चीजें आपने चेक कर ली, पर अंत में उधारी तो चली गई है। अब आपको ये कंट्रोल करना है कि उधारी टाइमली वापस आए। तो उसके लिए आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है। किन 3 चीजों का ध्यान रखना है? पहला है रेशियोज। जी हां, आपको यह चेक करते रहना है कि आपका अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्या चल रहा है और नंबर ऑफ डेज जो आपका, कितने दिनों का आपने उधार दे के रखा है मार्केट में, यह आपको हमेशा हर महीने, हो सके तो हर हफ्ते चेक करके रखना है। दूसरा सोल्यूशन, एजिंग। एजिंग मतलब कौन सा उधार कितना पुराना हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने कस्टमर को माल दिया और उसने बोला कि मैं 7 डेज के बाद आपको पैसे दे दूंगा। अब 7वें दिन उसने पैसे नहीं दिए, आपने उसको फोन चालू कर दिया। अब 8 दिन हो गए, 9 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 7 दिन आपने उसको एज पर क्रेडिट पॉलिसी क्रेडिट दे दिया, पर 8वें दिन से जो है वो डीले होने लग गया है। तो जो जितना वो डीले करेगा उतना आपके रिसीवेबल्स की एज हो गई, मतलब आपके रिसीवेबल्स की उम्र बढ़ रही है, और जितनी आपके रिसीवेबल्स की उम्र बढ़ेगी उतनी प्रॉब्लम होगी। तो आपको क्या करना है, आपको रिसीवेबल्स की एजिंग करनी है। आपको यह देखना है
कि 0 to 7 डेज कितने रिसीवेबल्स आने बाकी है। मतलब 7 दिन तो मैंने दिए थे, अब 7 दिन के बाद अप टू 7 दिन मतलब 14 दिन तक कितने रिसीवेबल्स आने बाकी हैं। 7 to 15 डेज में कितने आने बाकी हैं, 15 to 30 डेज, 30 to 60 डेज, 60 to 90 डेज एंड 90 डेज प्लस। मतलब आपने 7 दिन की उधारी दे दी थी, पर 97 दिन हो गए आपको पैसे नहीं आए। हर इस लेवल पे आपको एक एक्शन तय करना है कि अगर 0 to 7 डेज होगा तो हम सबसे पहले उसको फोन करेंगे, 7 to 15 डेज होगा तो हम हमारे जनरल मैनेजर को बोलेंगे फोन करने के लिए, 15 to 30 डेज हो जाएगा तो हम हमारे जनरल मैनेजर को वहां पे भेज देंगे कलेक्शन करने के लिए, 30 to 60 डेज हो जाएगा तो हमारे जो प्रमोटर हैं वो बात करेंगे प्रमोटर से उनकी, 60 to 90 डेज हो जाएगा तो हम एक लीगल नोटिस पहला सेंड कर देंगे सॉफ्ट वाला, और 90 डेज के ऊपर हो जाएगा तो आप इमीडिएटली उनको कोर्ट लेके जा सकते हैं और कोर्ट लेके जाके आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। दोस्तों, अगर आप एक एसएमई कंपनी है तो रूल्स आपके फेवर में है, आप देखिए उन रूल्स को स्टडी कीजिए, आप आराम से कंपनी से पैसा अपना निकाल सकते हैं जो बकाया है। और आज बिकॉज लोगों को इस बात का पता नहीं है कि बहुत सारे रूल्स अवेलेबल है मार्केट में जिससे एसएमई को प्रोटेक्शन मिल रही है,